बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 का लेक्चर नंबर 6 है और आपका आज का जो टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के कवानीन विरासत, मेंडल के विरासत के कानून कवानीन। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। 4-5 लेक्चर में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम जस्ट आज इंट्रोडक्शन देखते हैं। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के कवानीन विरासत या मेंडल के विरासत के कवानीन या कानून कौन कौन से हैं। 2 कानून हैं, वो आप लोगों ने नाम सुने होंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये 2 लॉज हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्रेगर जोहन मेंडल, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल, वाज ए मॉन्क प्राइस्ट। ये जो ग्रेगर जोहन मेंडल था ये एक पादरी था। क्या था? मॉन्क प्राइस्ट यानी कि पादरी था। इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के अंदर। ही डेवलप्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जोहन मेंडल ने विरासत के बुनियादी कवानीन मुतारिफ़ कराए। सो जब भी आ जाए कि विरासत के कवानीन या विरासत आ जाए ना, सिंपल जेनेटिक्स में काम किसने किया? ग्रेगर जोहन मेंडल ने किया। सो ग्रेगर जोहन मेंडल डेवलप्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने विरासत के या जेनेटिक्स के बुनियादी कवानीन मुतारिफ़ कराए। मेंडल प्रोपोज्ड दैट, मेंडल ने कहा क्या? देयर आर स्पेशल फैक्टर, के ख़ास किस्म के फैक्टर्स होते हैं इन ऑर्गेनिज्म, जानदार के अंदर, विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट। मेंडल ने कहा जानदार के अंदर मखसूस किस्म के फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट, जो खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं या खसूसियात के इजहार को कंट्रोल करते हैं। एंड देयर ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फिर वही स्पेशल फैक्टर अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाते हैं। दीज फैक्टर्स वर इवेंचुअली टर्म्ड एज जीन, बाद में इन्हीं स्पेशल फैक्टर्स को एक और साइंसदान ने आके किसका नाम दिया था? जीन्स का नाम दिया था। अब आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ कि ग्रेगर जोहन मेंडल एक पादरी था ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर ग्रेगर जोहन मेंडल एक पादरी था। ग्रेगर जोहन मेंडल ने जेनेटिक्स के बुनियादी कवानीन मुतारिफ़ कराए। ग्रेगर जोहन मेंडल ने कहा कि जानदारों के अंदर मखसूस किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो खसूसियात के इजहार को कंट्रोल करते हैं, और फिर यही फैक्टर अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाते हैं। बाद में इन फैक्टर को जीन्स का नाम दिया गया। इंग्लिश में, ग्रेगर मेंडल वाज ए मॉन्क और प्राइस्ट इन ऑस्ट्रिया। ही डेवलप्ड द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल proposed that there are special factor in organism and these special factor control the expression of the trait and their transmission to the next generation. These factors were eventually termed as genes. जानदार के अंदर स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, वो स्पेशल फैक्टर क्या करते हैं? जानदार के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, और फिर यहीं से ये स्पेशल फैक्टर जो होते हैं एक जानदार से नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। बाद में इन्हीं को किसका नाम दिया गया था? स्पेशल फैक्टर को जीन्स का नाम दिया गया। मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट और पाइजम सैटिवम टू कैरी आउट ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। मेंडल सेलेक्टेड ए पी प्लांट, मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए मटर के पौधे का इंतखाब किया। किसके पौधे का? मटर के पौधे का इंतखाब किया, और मटर के पौधे का साइंसी नाम होता है पाइजम सैटिवम। सो आपसे पूछा जा सकता है पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सैटिवम। सो मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट और पाइजम सैटिवम टू कैरी आउट ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने बहुत ज़्यादा तजर्बात किए और उसने अपने तजर्बात के लिए मटर के पौधे का इंतखाब किया। इन हिज राइटिंग, अपनी किताबों में, अपनी लिखाई में, ठीक है, इन हिज राइटिंग्स
आप किताब समझ लें। इन हिज राइटिंग, अपनी किताबों में, ही गेव रीज़न फॉर दिस सेलेक्शन, जब लोगों ने उससे पूछा कि यार आप अपने बहुत सारे तजर्बात के लिए मटर के पौधे का इंतखाब क्यों कर रहे हो, तो उसने अपनी किताबों में जवाब दिए कि यार मैं मटर का पौधा इसलिए चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो अपनी किताबों में मेंडल ने मटर के पौधे के इंतखाब की रीज़न पेश की, वजूहात पेश की कि इसलिए मैं पिक कर रहा हूँ। ही आर्गूड, आर्गू का मतलब होता है दलाइल देना। ही आर्गूड दैट एन ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट शुड हैव फॉलोइंग फीचर, उसने दलाइल दिए कि एक जानदार जिसको आप विरासत के तजर्बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसके पास मदरजा झेल खसूसियात होनी चाहिए। उसने दलाइल दिए, क्या दलाइल दिए कि विरासत के तजर्बात के लिए एक जानदार के अंदर इन खसूसियात का होना ज़रूरी है। तो बेटा आपने 4 खसूसियात देखनी है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए एक जानदार के अंदर किन किन खसूसियात का होना ज़रूरी है। चलें जी देखते हैं। देयर शुड बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट दैट कैन बी स्टडीड। ट्रेट का मतलब होता है खसूसियत, ट्रेड्स का मतलब खसूसियात। देयर शुड बी ए नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट दैट कैन बी स्टडीड, कि बहुत सारी खसूसियात होनी चाहिए, उस जानदार में बहुत सारी खसूसियात होनी चाहिए जिसका क्या किया जा सके, जिसका मुताला किया जा सके। सो वो जानदार जिस पे आपने विरासत के तजर्बात करने हैं उसके पास क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स, नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट, कि उसके पास बहुत सारी खसूसियात हों जिसको स्टडी किया जा सके। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, बहुत सारी खसूसियात होनी चाहिए उस जानदार में। आगे चलते हैं बच्चों। ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेट, उस जानदार के पास कंट्रास्टिंग ट्रेट होनी चाहिए। कंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब मुतज़ाद खसूसियात होनी चाहिए, मुतज़ाद खसूसियात होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट देयर शुड बी ओनली 2 वेरी डिफरेंट फिनोटाइप्स, टॉलनेस और ड्वार्फनेस। मिसाल के तौर पर एक खसूसियत है हाइट, कद को या तो लंबा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो एक खसूसियत की 2 अपोजिट हालतें हैं, कद या तो बड़ा होगा, कद या तो छोटा होगा, या वो टाल होगा या वो शार्ट होगा। शार्ट को यहाँ पे ड्वार्फ कहा गया बेटा, ड्वार्फ। ठीक है, हाइट एक खसूसियत है और उस हाइट की कितनी शक्लें होनी चाहिए? 2। मैं इधर लिख भी देता हूँ आपको इसी खसूसियत को, कि मिसाल के तौर पर हाइट जो कि एक खसूसियत है, जो कि एक ट्रेट है, फिर उसकी क्या होनी चाहिए? 2 कंट्रास्टिंग फार्म होनी चाहिए, 2 मुतज़ाद शक्लें होनी चाहिए, 2 मुतज़ाद किस्में होनी चाहिए। लाइक हाइट के लिए एक हाइट टाल हो, दूसरी क्या हो? ड्वार्फ हो। ठीक है, या ड्वार्फनेस, टालनेस, और ये क्या बनेगी? ड्वार्फनेस बनेगी। ठीक है, एक जानदार लंबे कद का है, दूसरा जानदार छोटे कद का है। ठीक हो गया। तो मटर के कुछ पौधे लंबे लंबे होते हैं मटर के कुछ पौधे, और कुछ पौधे मटर के छोटे होते हैं। इसी तरह मैं एक और भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अब मटर का जो बीज होता है, सीड होता है, उसकी जो शक्ल होती है, उसकी बेटा जो शक्ल होती है वो 2 किस्म का होता है। एक बीज इस तरह होता है, इसको कहते हैं राउंड, इसको क्या कहते हैं? राउंड। और दूसरा होता है झरियों वाला, ठीक है, उसको कहते हैं रिंकल। ये राउंड और ये रिंकल, झरियों वाला। ठीक हो गया। सो सीड शेप में बी राउंड, में बी रिंकल, ओके, एंड हाइट में बी टाल, में बी ड्वार्फ। टाल होगा, शार्ट होगा। तो ये 2 मुतज़ाद हालतें हैं, लंबा छोटा, गोल झरियों वाला, राउंड रिंकल, टाल ड्वार्फ। सो वो जो खसूसियत वो जानदार शो कर रहा है उसकी क्या होनी चाहिए? कंट्रास्टिंग ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आपने देखा। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑर्गेनिज्म इफ़ इट इज़ प्लांट, और जानदार जो आप विरासत के लिए सेलेक्ट कर रहे हो, अगर वो पौधा हो, शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग, और ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग भी आपने देखा है, सेल्फ पोलिनेशन जो आपने देखा था, यहाँ पे सेल्फ
फर्टिलाइजेशन यूज़ किया जा रहा है, सेम बात है। सो वो जानदार अगर पौधा है तो उसको क्या होना चाहिए, सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना चाहिए, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल, लेकिन उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी क्या होनी चाहिए, मुमकिन होनी चाहिए। मैं ये आपको समझा देता हूँ कि ये जो मटर का पौधा है, ये जो मटर का पौधा है इसका ये फूल है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसका मौजूद है स्टेमन, और यहाँ पे उसकी क्या मौजूद है, कार्पल मौजूद है, और फिर इन दोनों को क्या किया जाता है, फूल आता है आगे, पेटल्स आती हैं और बंद कर देती हैं, क्या कर देती हैं, उसको बंद कर देती हैं, तो ये फूल बंद होता है, ठीक है। तो देखिए पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ जाएंगे, पोलन ग्रेन इधर से इधर ही जाएंगे बस, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन होगी और सेल्फ पोलिनेशन के बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। जब स्पर्म और अंडा मिलेंगे उसको बोलते हैं, स्पर्म अंडे को मिलने को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, और यहाँ तक जाने को क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। ये सेल्फ पोलिनेशन है कि एंथर से पोलन ग्रेन का इधर जाना, स्टिग्मा तक जाना, ये सेल्फ पोलिनेशन है, और नीचे जाके क्या हो जाएगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो इसको बंद कर देती हैं, ये बाहर जा ही नहीं सकते। हाँ, इसको आप तो आपने क्या कहा कि विरासत के लिए जो आपने जानदार सेलेक्ट किया है, अगर वो पौधा है तो उस पौधे को क्या होना चाहिए, सेल्फ क्या फर्टिलाइजिंग होना चाहिए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करे, सेल्फ पोलिनेशन शो करे, ठीक हो गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करे। हाँ, उसे आप क्रॉस फर्टिलाइज भी कर सको। ये दूसरा पौधा है और वो भी ऐसे ही है, मटर के पौधे हैं, सेम स्पीशीज़ है, सेम स्पीशीज़ है, तो वो भी सेल्फ फर्टिलाइजिंग है। कुदरती तौर पर अल्लाह ने मटर को क्या बनाया, सेल्फ फर्टिलाइज बनाया, यानी कि एक ही फूल से ही पोलन उसी फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होते हैं पोलन्स, लेकिन तजर्बाती तौर पर इसको क्रॉस फर्टिलाइज किया जा सकता है। इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, किसको, वो जो पेटल का घेरा है, पेटल का घेरा, इसको भी काट लेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके पोलन को हम इधर ले आएंगे, इसके पोलन को दूसरे पौधे में ले जाएंगे, लेकिन पौधा क्या है, सेम स्पीशीज़ का है, ये भी मटर का वो भी मटर का। सेम स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है, ये मटर का पौधा है तो ये भी मटर का पौधा। तो आपने इसके उसको पेटल को काटा और फिर ब्रश से क्या किया आपने, इधर के पोलन ग्रेन आपने लिए और इधर आके आपने उनको फेंक दिया। जब ब्रश हिलाएंगे तो पोलन ग्रेन इधर चले जाएंगे। तो ये कौन सी हो जाएगी, क्रॉस पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन के बाद क्या होगी, पी का मतलब पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन के बाद क्या होगी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और अंडे मिलेंगे इधर तो वो होगी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो आपने कहा क्या कि अगर वो जानदार पौधा है तो उसे नॉर्मली तौर पर क्या होना चाहिए, सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना चाहिए, लेकिन उसकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन का अमल भी क्या हो, पॉसिबल हो। तो ये कुछ बेटा आपने देखा कि ऑर्गेनिज्म इफ़ इट इज़ प्लांट शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग, वो जानदार अगर पौधा है तो उसको सेल्फ फर्टिलाइजिंग होना चाहिए। हाँ, आप क्रॉस पोलिनेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी उसकी करा सकते हो, लिहाजा क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी मुमकिन हो क्या वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग हो, लेकिन तजर्बा करके मसनूई तरीके से उसको क्रॉस फर्टिलाइज भी आप कर सकें। आगे चलें, ऑर्गेनिज्म शुड हैव ए शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। बेटा तजर्बों के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, तजर्बात के लिए हम उस जानदार का इंतखाब करते हैं जिसका जो लाइफ साइकिल होता है, जिसका जो लाइफ साइकिल होता है उसको क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। याद रखिएगा, ताकि जल्दी जल्दी और तेज़ी से उसकी ज़िंदगी पूरी हो, उसके बच्चे पैदा हों, ताकि हम जल्दी जल्दी तजर्बे करें और नतीजे देख सकें। सो तजर्बात के लिए, विरासत के तजर्बात के लिए जानदार का इंतखाब करना चाहिए। कौन सा जानदार, वो जानदार जिसका जो ज़िंदगी का साइकिल है वो मुख्तसर हो और तेज़ हो, ज़िंदगी के दौरान यह मुख्तसर और तेज़ होना चाहिए। सो मैं क्विकली रिवाइज़ करा देता हूँ कि मेंडल ने अपने बहुत सारे तजर्बात के लिए बेटा मटर के पौधे का इंतखाब किया, पाइजम सैटिवम का इंतखाब किया। फिर उसने अपनी किताबों में वजह लिखी, वजूहात लिखी कि मैंने मटर के पौधे का इंतखाब इसलिए किया था। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का कि विरासत के तजर्बात के लिए एक जानदार में किन खसूसियात का होना लाजमी है। तो आप कहेंगे कि उस जानदार के पास बहुत सारी खसूसियात होनी चाहिए जिनका मुताला किया जा सके, और जो खसूसियात होनी चाहिए उनकी मुतज़ाद हालतें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर खसूसियत है
कद, खसूसियत है हाइट, तो उसकी फिर दो अलग अलग हालतें हों, या वो टाल हो यानी कि उसका कद लंबा होना चाहिए या उसका कद छोटा होना चाहिए। सो ये लंबा होना या छोटा होना ये कौन सी खसूसियात हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेट हैं। इसी तरह उसको या तो गोल होना चाहिए या तो झरियों वाला होना चाहिए। सो दीज आर कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो उस जानदार के अंदर कंट्रास्टिंग ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर वो जानदार पौधा है तो उसको नॉर्मली तौर पर, कुदरती तौर पर वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने वाला हो, हाँ उसकी तजर्बे के ज़रिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी मुमकिन हो, और उस जानदार का लाइफ साइकिल, ज़िंदगी का साइकिल छोटा होना चाहिए और उसके बाद तेज़ होना चाहिए। ठीक हो गया। ऑर्गेनिज्म शुड हैव ए शॉर्ट एंड फास्ट लाइफ साइकिल। ऑर्गेनिज्म इफ इट इज़ प्लांट शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल। एंड तीसरा पॉइंट क्या था, ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेट। फॉर द ट्रेट ऑफ हाइट देयर शुड बी only two very different phenotype, the tall and the short, and for the seed shape there should be round and wrinkle, and for seed color, और seed color कैसा होना चाहिए, या येलो या क्या होना चाहिए बेटा, ग्रीन होना चाहिए। इस तरह पहली खसूसियत क्या थी, देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट दैट शुड बी स्टडीड। आगे चलें बेटा। ऑल दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। ये सारी जो चार खसूसियात आपने पढ़ी ये उस जानदार में होनी चाहिए जिसको आपने विरासत के तजर्बात के लिए इस्तेमाल करना है। और ये सब की सब खसूसियात किस में मौजूद थी, मटर के पौधे में मौजूद थी, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का इंतखाब किया। सो अगर कोई आपसे पूछे कि मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया, तभी आप ये चार खसूसियात लिखोगे। अगर वो पूछें कि विरासत के तजर्बात के लिए किस जानदार का इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें कौन सी खसूसियात होनी चाहिए, तभी ये चार पॉइंट्स आप लिखोगे। सो ये सारी खसूसियात जो आपने चार पढ़ी ये मटर के पौधे में मौजूद थी, इसलिए मेंडल ने अपने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट पाइजम सैटिवम का इंतखाब किया था। नॉर्मली द फ्लावर्स ऑफ द पी प्लांट अलाउ सेल्फ पॉलिनेशन, वही बात आ गई है। ठीक है, आमतौर पर जो मटर के पौधे के फूल होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद क्या होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। नॉर्मली तौर पर मटर के पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है। फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन आल्सो बी डन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हम कर सकते हैं। कैसे, बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द फ्लावर ऑन द अदर प्लांट। देखिए इधर आपने कहा था, ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाई थी पहले, मैंने कहा था आमतौर पर क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। ठीक है, यहाँ से पोलन का इधर आ जाना सेल्फ पॉलिनेशन है। सो आमतौर पर क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है। ताहम क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, जब हम एक पौधे के जो पोलन्स हैं, हम एक पौधे के फूल से उनको दूसरे पौधे के फूल पे मुंतकिल करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन भी मुमकिन है जब हम एक पौधे के फूल से वो पोलन दूसरे पौधे के फूल में मुंतकिल करते हैं। शर्त क्या है, वो पौधे सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। ईच ट्रेट स्टडीड इन द पी प्लांट हैड टू डिस्टिंक्ट फॉर्म। जो भी मटर की खसूसियात पढ़ी गई, जो भी मटर के पौधे की खसूसियत पढ़ी गई, उस हर खसूसियत की दो वाज़े हालतें थीं। जिस तरह आपने कहा था, कद के लिए, हाइट के लिए दो हालतें हैं, टाल या शॉर्ट। बीज की शक्ल की दो हालतें हैं, राउंड या रिंकल, यानी कि गोल या झरियों वाला। बीज का कलर या तो वो येलो है या वो ग्रीन है। ठीक है, फूल की पोजीशन या वो एक्सियल है या वो टर्मिनल है। ठीक है, तो हर जो भी मटर के पौधे में खसूसियत पढ़ी गई, हर खसूसियत की क्या थी, टू डिस्टिंक्ट फॉर्म थी। हर खसूसियत की फिर दो दो अलग अलग हालतें, शक्लें थीं। मेंडल सक्सीडेड इन हिज वर्क। मेंडल अपने तजर्बात में कामयाब हुआ। नॉट ओनली, ना सिर्फ इसलिए बिकॉज ही सिलेक्टेड द राइट ऑर्गेनिज्म फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बट आल्सो बिकॉज ही एनालाइज द रिजल्ट्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिस्टिक्स और रेशोज। ठीक है, मेंडल दो चीज़ों की वजह से तजर्बा कामयाब हुआ। एक तो उसने अपने तजर्बात के लिए राइट ऑर्गेनिज्म का इंतखाब किया, दूसरा उसने अपने तजर्बात का तज्जिया किससे किया, असूलों से किया। किसके असूलों से, स्टेटिस्टिक्स के, रेशोज़ के, तनासब के जो असूल होते हैं
उनके ज़रिए उसने अपने उन तजर्बात का तज़िया किया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि मेंडल अपने तजर्बात में कामयाब क्यों हुआ था, आप कहेंगे मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए एक तो सही जानदार का इंतखाब किया, मटर के पौधे का इंतखाब किया, दूसरा फिर जो भी तजर्बा करता था वो उसका एनालिसिस करता था, एनालाइज करता था उसको, किसके ज़रिए? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिस्टिक्स और रेशोज़ स्टेटिस्टिक्स के असूल के मुताबिक वो उस तजर्बे का तज़िया करता था। सो मेंडल succeeded in his work not only because he selected right organism for his experiment, कि मेंडल अपने तजर्बात में सिर्फ इस वजह से कामयाब नहीं हुआ था कि उसने जानदार का सही इंतखाब किया था, बल्कि वो अपने तजर्बात का तज़िया स्टेटिस्टिक्स या रेशोज़ के असूलों के मुताबिक करता था। तो मतलब इन दोनों की वजह से वो काम सिर्फ इस वजह से कामयाब नहीं हुआ, बल्कि वो जो एनालिसिस करता था वो प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिस्टिक्स को फॉलो करता था। इनको फॉलो करके और जानदार का इंतखाब सही करके मेंडल क्या हुआ? सक्सीड हुआ, कामयाब हुआ अपने तजर्बात में। ये बेटा आज आपका टॉपिक था। अल्लाह हाफ़िज़। और एक इन्फॉर्मेशन है, सॉरी बेटा, मेंडल यूज्ड 28,000 पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने अपने तजर्बात के लिए तकरीबन 28,000 पौधों को इस्तेमाल किया। अल्लाह हाफ़िज़।